Hello my dear students, I hope you all are doing well. So let's start our chemistry class. इसके पहले वाली क्लास में हम स्टडी कर चुके थे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, इसके स्टार्टिंग में हमने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी या तो क्या है एल्डिहाइड या फिर क्या है कीटोन. ठीक है, एल्डिहाइड मतलब उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है और कीटोन मतलब या फिर उसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है हमारे पास. ये तो हमें समझ में आ गया था. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद उसमें CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है या फिर उसमें ठीक है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट. लेकिन यहाँ पर जो है नया वर्ड आया है ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है क्या. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है, देखो हमारे पास एक लाइट सोर्स है. ठीक है, दिस इज़ द लाइट सोर्स. ठीक है, अब यहाँ पर जो ये इससे लाइट जाएगी वो रैंडमली ठीक है किसी भी डायरेक्शन में क्या होगी, फ्लो होगी. हर डायरेक्शन में इसकी जो लाइट है वो क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी हर डायरेक्शन में. ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है जिसकी लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है. ठीक है, अब आता है हमारे पास कि ऑप्टिकली एक्टिव का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं PPL. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसका मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, तो ये PPL किस तरीके से बनाई जाती है. सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, PPL हमें मिलना चाहिए. ठीक है, और PPL से हमें पता लगेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है. कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट PPL की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास लाइट सोर्स जिसकी लाइट ठीक रैंडमली हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है. इसके बाद हम इसके सामने रख देते हैं निकोल प्रिज्म. क्या रख दिया आपने, निकोल प्रिज्म. ठीक है, ट्रायंगल शेप प्रिज्म होता है ये निकोल प्रिज्म. ये क्या करता है, ये हर डायरेक्शन में आने वाली लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लाइट को आगे एंट्री देता है. तो जो हमारे पास आगे जो लाइट इस प्रिज्म से होकर जो लाइट हमारे पास आएगी वो हमें सपोज इस डायरेक्शन में मिली. ठीक है, यूनी डायरेक्शनल. इसने लाइट को कैसा कर दिया, यूनी डायरेक्शनल कर दिया. ठीक है, तो इसी को ही अपन बोलेंगे PPL, यूनी डायरेक्शनल लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हमें क्या इसका यूज़ करना पड़ेगा, निकोल प्रिज्म का यूज़ करना पड़ेगा. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकली एक्टिव हम किसे बोलेंगे. ठीक है, तो कंपाउंड विच हैज़ किरैल कार्बन, कंपाउंड विच हैज़ काइरल कार्बन नॉन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब यहाँ पर नया वर्ड आ गया. ऑप्टिकली एक्टिव की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड आया है काइरल कार्बन. ठीक है, काइरल कार्बन का मतलब क्या है, काइरल कार्बन, काइरल कार्बन का मतलब है असिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल. ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को है, जैसे कि ये एक मैंने सर्कल बनाया. ठीक है, क्या इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कर दूँ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट कर दूँ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इस तरीके से n नंबर्स ऑफ पार्ट्स इसके बनाए जा सकते हैं जो कि क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो. अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर P, क्या आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ से कट करोगे तो ये पार्ट अलग बनेगा, ये पार्ट अलग बनेगा. यहाँ से अलग करोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग, ऊपर वाला पार्ट अलग. ऐसे करोगे तो अलग. मतलब किसी भी एंगल से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल. क्या बोलेंगे इसको, एसिमेट्रिकल.
ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पर कायरल कार्बन की बात हो रही थी। तो कायरल कार्बन क्या होता है, जिसमें कि कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर जो जुड़े हुए ग्रुप हैं X, Y, Z और N, ठीक है, यहाँ पर कार्बन से जुड़े हुए अगर चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब चारों जो ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे पहले तो क्या मस्ट है हमारे पास, कायरल कार्बन होना ही चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव किसी भी तरीके से नहीं होगा। ठीक है। कायरल कार्बन अगर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। अब आता है हमारे पास कैसे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है क्या, कायरल कार्बन समझ में आ गया आपको। ठीक है। अभी और ज़्यादा समझेंगे हम कायरल कार्बन को आगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे पहले तो क्या चाहिए हमें ऑप्टिकली एक्टिव का पता लगाने के लिए, PPL चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। इसको हम जो हमारे पास जो भी कंपाउंड है, ठीक है, जो भी कंपाउंड है वो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, इसमें फिल कर लिया। इस बीकर में आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को फिल कर लिया और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो कि यूनिडायरेक्शनल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, वो इसमें से होकर गुजारते हैं। होगा क्या इसके बाद, या तो ये जो इस तरीके की लाइट है वो या तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, टिल्ड हो जाएगी, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको अपन बोलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है ये, देखो क्लॉक कैसे घूमती है हमारे पास, इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। क्या है ये, क्लॉकवाइज। ठीक है। इसको नाम देते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज क्या हो रही है, घूम रही है, टर्न हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। इसको हम D से भी डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे प्लस से। ये प्लस साइन, इसका एक और रीज़न है, ठीक है, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। इसका एक और रीज़न है कि ये प्लस साइन क्यों होती है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझिए कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है, जो PPL को क्या कर दे, या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, या फिर कैसा घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर जो हमारे पास PPL है वो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ठीक है। इसको हम L से डिनोट करते हैं या फिर माइनस से हम डिनोट करेंगे। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमारे पास 3 टर्म हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है। जो भी होते हैं वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको PPL समझना पड़ेगा। PPL क्या है, किसी भी सोर्स को अगर निकोल प्रिज्म से हम गुजारते हैं, ठीक है, किसी भी लाइट सोर्स की लाइट को अगर निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो क्या होगा, उसकी जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शनल में क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, यूनिडायरेक्शनल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, PPL बोलते हैं। अब आता है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि क्या होना चाहिए हमारे पास, कि कायरल कार्बन होना ही चाहिए। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो इट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, जो PPL को, ऐसा कंपाउंड जो PPL को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। स्क्रीनशॉट लेना था आपको, अच्छा ओके नो नीड। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री, एक नया वर्ड आ रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको जस्ट इग्नोर इट। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच, ठीक है, जो कि हमें क्या बताती है कि किसी भी कंपाउंड का
3D में ओरिएंटेशन कैसा है। 3D मतलब ठीक है, जैसे कि ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, 2 डायरेक्शनल है ये। लेकिन इसकी एक और डायरेक्शन है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, इस बोर्ड के नीचे की तरफ, और एक आती है मेरी तरफ, ठीक है, ठीक है, मैं इस लिख रही हूँ तो ये मेरी तरफ आ रही है, और एक डायरेक्शन है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है, इस तरीके से जो हम बताते हैं, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो हम इसको 2 डायमेंशनल है, इसकी 2 ही डायमेंशन हम देख पा रहे हैं, जो एक मेरी तरफ जो डायरेक्शन है वो इसको हम नहीं देख पा रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होती है, वो 3D में कैसी है, ठीक है, उसके बारे में केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है दैट इज़ स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में होता क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर बनेगी किसी भी चीज़ की वो क्या होगी, चेंज होगी डेफिनेटली, कभी अलग होगी कभी अलग होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स, स्टीरियोमर्स, क्या कहलाएंगे उसके, स्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर्स की शर्तें क्या हैं, नंबर 1 मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, मोलिकुलर की फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें आयुपेक नेम भी कैसा होना चाहिए, IUPAC, ठीक है, शॉर्ट नेम में आयुपेक बोल देते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टीरियोमर्स होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम। स्ट्रक्चरल फार्मूला वैसे इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन वो ओरिएंटेशन जो है वो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जनरली अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने ये C इस तरीके से, तो OH में यहाँ पर लगाऊँ या इसमें OH में यहाँ पर लगाऊँ, ठीक है, बोथ आर सेम है या नहीं है, 2 नंबर पर OH लगा हुआ है, इसमें भी 2 नंबर पर OH लगा हुआ है, तो इसकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में अलग अलग हो गई कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में OH लगा हुआ है, जबकि इसमें इस डायरेक्शन में OH लगा हुआ है, इसी से ही यहाँ पर क्या बन जाती है, स्टीरियोमर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, आयुपेक नेम सेम। तो फिर स्टीरियोमर्स में डिफरेंट होगा क्या, डिफरेंट क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, 3D अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। 3D स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी वेरी कर जाती है, मतलब डिफरेंट हो जाती है। कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास स्टीरियोमर्स। जो स्टीरियोमर्स आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टीरियोमर्स जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। स्टीरियोमर्स अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल के लिए सबसे पहली शर्त क्या चाहिए, हमारे पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्फिगरेशनल में हमारे पास या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर कि अगर इस तरीके से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ये 2 ग्रुप हैं, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका फ्री रोटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए इसको, इस वाले हैंड को मैं क्या कर रही हूँ, स्टेबल रख रही हूँ और इस वाले हैंड को मैं घुमा रही हूँ,
ठीक है, बिल्कुल घूम सकता है। तो क्या इसकी स्ट्रक्चर, पहले ये ऐसी थी इसकी स्ट्रक्चर, अब कैसी हो गई, ऐसी हो गई, फिर इसके बाद ऐसी हो गई। तो स्ट्रक्चर क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। जबकि अगर यहाँ पर क्या होगा, दो बॉन्ड है, ठीक है, तो ये घूम नहीं सकते, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टिल्ड हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड यहाँ पर ट्विस्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, गिठान बन गई, और ये बॉन्ड एक टाइम पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन इसमें यहाँ पर रिलीज़ होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीके से फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर चेंज है तो उसको बोलेंगे अपन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और अगर फ्री रोटेशन है तो उसको बोलेंगे अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से, इस तरीके से फ्री रोटेशन होगा और यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑप्टिकल में और फिर हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल में, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। जियोमेट्रिकल, यहाँ पर इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।